हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फ्लाई हाई ट्यूटोरियल्स। फ्लाई हाई ट्यूटोरियल्स में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे कंट्रोल सिस्टम में फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस का पार्ट सेकंड। तो अगर अभी तक आपने हमारा पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप आई बटन पर क्लिक करके पहले उसको देख लीजिए ताकि आपको ये लेक्चर समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। उसी के साथ साथ जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स पर हमारे लेक्चर्स हैं उनको आप चैनल प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ जो नोटिफिकेशन बेल है उसको प्रेस करना ना भूलें ताकि जब भी कोई न्यू लेक्चर अपलोड होगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और जो चैनल है हमारा नॉन टेक सब्जेक्ट से रिलेटेड फ्लाई हाई क्लासेस के नाम से, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वहां पर भी आपको लेक्चर्स मिलते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे इस लेक्चर में कोरिलेशन बिटवीन टाइम एंड फ्रीक्वेंसी रिस्पांस स्पेसिफिकेशन के बारे में। जैसे कि लास्ट लेक्चर में आपको पता है कि हमने फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस में काफ़ी सारी टर्म्स के बारे में बात की थी, जैसे कि एमआर, रेजोनेंट पीक, ओमेगा आर, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, इन सभी के बारे में हमने वहाँ पर बात की थी। और टाइम रिस्पॉन्स स्पेसिफिकेशन की बात करो तो उस लेक्चर में हमने काफ़ी सारी टर्म्स ली थी, जैसे कि ओमेगा एन, नेचुरल फ्रीक्वेंसी, जीटा, एमपी। वो आप वो लेक्चर देखेंगे तो आपको सब क्लियर हो जाएगा। तो अब यहाँ पर बेसिकली हमें कोरिलेट करना है टाइम और फ्रीक्वेंसी रिस्पांस स्पेसिफिकेशन को। यानी कि बेसिकली आप ये कह लें कि जब भी हम कोई डिज़ाइन करते हैं तो इसका क्लियर आइडिया होना बहुत ज़रूरी है। या इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं कहूँ तो फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस की सिग्निफिकेंसी तब है जबकि वो प्रॉपरली कोरिलेटेड हो आपका टाइम रिस्पांस स्पेसिफिकेशन के साथ में। ठीक है, तो अब कोरिलेशन है अगर फ्रीक्वेंसी रिस्पांस के साथ में, तो वो हम कैसे डराइव कर सकते हैं, उसके लिए हम लेंगे सेकेंड ऑर्डर कैनोनिकल सिस्टम। और वो आपको पता है क्या होता है कैनोनिकल सिस्टम सेकेंड ऑर्डर के लिए। वो होता है GS इज इक्वल टू CS अपॉन RS इज इक्वल टू होता है ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन S स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा NS प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। ये आप सभी को पता है सेकेंड ऑर्डर के लिए इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, ओमेगा एन स्क्वायर से डिवाइड करेंगे न्यूमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। तो सिंपली हमें क्या मिल जाएगा, GS इज इक्वल टू 1 अपॉन S स्क्वायर अपॉन ओमेगा एन स्क्वायर प्लस 2 जीटा अपॉन ओमेगा एन। एस एक ओमेगा एन ये कट जाएगा उससे, प्लस यहाँ पर आ जाएगा 1। अब आपको पता है हम पुट कर सकते हैं S इज इक्वल टू J ओमेगा। ठीक है, तो आप पुट कर दीजिए तो ये हो जाएगा J ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन, यहाँ पर आप रखेंगे तो हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा एन स्क्वायर। माइनस ओमेगा स्क्वायर क्यों हुआ है आपको पता है, जियोटा स्क्वायर इज इक्वल टू होता है -1। ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स में आपने पढ़ा होगा। और यहाँ पर अगर वैल्यू रखेंगे हम तो ये हो जाएगा 2 जीटा ओमेगा अपॉन ओमेगा एन और यहाँ पर जियोटा आएगा प्लस 1। और इसी को आप अगर रीअरेंज कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस ओमेगा अपॉन ओमेगा एन का होल स्क्वायर प्लस 2 जीटा जियोटा ओमेगा अपॉन ओमेगा एन। ये टर्म आपको मिल गई है। अब इसी को आपको ध्यान में रखना है। अब हम कुछ जो पीछे हमने स्पेसिफिकेशन पढ़ी थी लास्ट लेक्चर में उनके बारे में बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर डायरेक्टली फॉर्मूला आपका अराइज होगा। तो उसके लिए आप ध्यान रखिए कि जो ये टर्म थी हमारी लास्ट में जो आपने देखी है, ये जो टर्म है आपकी ओमेगा अपॉन ओमेगा एन। अब हम क्या करेंगे, हम कंसिडर करेंगे कि U इज इक्वल टू है आपका ओमेगा अपॉन ओमेगा एन। ठीक है, अब ओमेगा अपॉन ओमेगा एन है U, तो आपका जियोटा ओमेगा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा C जियोटा ओमेगा अपॉन R जियोटा ओमेगा। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस U स्क्वायर, मतलब जो लास्ट टर्म थी हमारी ओमेगा अपॉन ओमेगा एन, उसकी जगह हमने U पुट कर दिया तो U स्क्वायर हो जाएगा, प्लस हो जाएगा
2 जीटा जियोटा यू। उसी के साथ साथ अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैग्नीट्यूड लेंगे, और मैग्नीट्यूड पता है आपको क्या होता है, वो होगा 1 अपॉन अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर यानी कि 1 माइनस यू स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर यानी कि 2 जीटा यू का होल स्क्वायर। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उसी के साथ साथ जो एंगल होगा हमारा जी जियोटा ओमेगा, वो क्या होगा आपका माइनस tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट यानी कि 2 जियोटा जीटा यू अपॉन 1 माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा कि मैग्नीट्यूड और एंगल क्या हो गए। अब इन्हीं से ही हम डेराइव करेंगे जो हमारी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है और रेजोनेंट पीक वगैरह है। तो इसी को अगर हम फर्दर एक्सपेंड करते जाएं तो हमें डेरिवेशन मिलता है, लेकिन हमें इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ मुझे ये टर्म एक्सप्लेन करनी थी आपको यू, इसीलिए मैंने इतना भी डेराइव किया है। तो आपको कुछ मैं फॉर्मूलाज बता रहा हूँ, वो आप याद कर लें। ठीक है, तो ओमेगा आर इज इक्वल टू होता है आपका ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस 2 जीटा स्क्वायर। और ओमेगा आर आपको पता है लास्ट टाइम हमने डिफाइन की थी, ये थी आपकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, उसी के साथ साथ जो यू आर है आपका, एक टर्म और है आपकी यू आर, वो हो जाएगी आपकी ओमेगा आर अपॉन ओमेगा एन। ठीक है, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि अगर इस वाली इक्वेशन को लूँ मैं और ओमेगा आर अपॉन ओमेगा एन करूँ तो ये होगा आपका यू के इक्वल, और यू जो है वो आपका इक्वल टू होगा अंडर रूट 1 माइनस 2 जीटा स्क्वायर। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। तो ये सभी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। लेकिन अगर आपको ओमेगा डी का पता है, डैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो थी, तो उस केस में था ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। तो इन दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो आई होप कि ये आपको क्लियर हुए होंगे। ये दोनों जो आपको मैंने फार्मूलाज बताए हैं ये आपको याद कर लेने हैं। उसके बाद था हमारा रेजोनेंट पीक, जिसे हम डिफाइन करते थे एमआर से, और एमआर से जब डिनोट करते हैं हम इसको तो ये होगा आपका 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस यू जीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 जीटा यू आर का होल स्क्वायर। ठीक है, या फिर अगर आप सिंपली यहाँ पर यू आर की वैल्यू पुट कर दें। ठीक है, यू आर की वैल्यू क्या थी आपकी अंडर रूट 1 माइनस 2 जीटा स्क्वायर। तो हमें क्या मिल जाएगी, एम आर की वैल्यूज को आप सॉल्व करेंगे तो सिंपली आप याद कर सकते हैं 1 अपॉन 2 जीटा अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। ठीक है, तो एम आर की भी आपको वैल्यू मिल गई है। तो इस तरीके से आपने देखा है कि एम आर और ओमेगा आर की वैल्यू हमने कैसे फाइंड आउट की है, इनको आप याद कर लें। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो आपका एम आर जो है वो यहाँ पर डिपेंडेंट है जीटा पर, यानी कि डैम्पिंग फैक्टर पर। जीटा आपको पता है वो क्या है, डैम्पिंग फैक्टर है। इसका मतलब ये है कि अगर आपका जीटा 0 होता है, ठीक है, यानी कि अगर आपका जीटा 0 हो जाए तो एम आर आपका इन्फिनिटी हो जाएगा। ये इस इक्वेशन से क्लियर है ना आपका। और जो लास्ट इक्वेशन थी आपकी कि अगर यहाँ पर जीटा 0 हो जाए तो ओमेगा आर जो है यानी कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी वो आपकी ओमेगा एन के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो इन दोनों रिलेशन को भी आप ध्यान रखिएगा। एमसीक्यू इससे डराइव हो सकता है, आपके बन सकते हैं कुछ क्वेश्चन। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर ये बात बता दी है। उसके बाद कुछ और टर्म्स मैं आपको बता देता हूँ जो हमने लास्ट टाइम डिफाइन की थी। उसमें एक थी आपकी कट ऑफ रेट और बैंडविड्थ। तो उसके लिए आप फॉर्मूला लिख लीजिए, कट ऑफ रेट। तो कट ऑफ रेट को हम डिफाइन करते थे ओमेगा सी से। तो ओमेगा सी इज इक्वल टू होता है आपका ओमेगा एन 1 माइनस 2 जीटा स्क्वायर प्लस माइनस अंडर रूट 4 जीटा की पावर 4 माइनस 4 जीटा स्क्वायर प्लस 1, और इस होल का आएगा आपका अंडर रूट, या पावर हाफ हो जाएगी।
और बैंडविड्थ जो है वो आपकी होती है ओमेगा सी के इक्वल, ठीक है। और कट ऑफ रेट क्या था आपका, कट ऑफ रेट लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था, वो एक ऐसा पॉइंट है जहां पर m की वैल्यू जो है आपकी 0.707 होती है। यानी कि देखिए मैं आपको ग्राफ के माध्यम से समझा देता हूँ। ये आपका m है, मैग्नीट्यूड है, और ये आपका ओमेगा है, ठीक है। और ये वैल्यू 1 है, मैंने कहा है कि जहां पर आपकी वैल्यू कितनी है, ये 0.707 है, ठीक है। यानी कि अगर m की वैल्यू 0.07 है तो उस पॉइंट पे जो आपको वैल्यू मिलेगी वो होगा ओमेगा सी, यानी कि कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। और यही जो है वो आपकी बैंडविड्थ के इक्वल भी होती है, इसको आप ध्यान रखिएगा। और एक और मैंने आपको लास्ट टर्म बताई थी कि एम आर और ओमेगा आर, ठीक है। तो ओमेगा आर क्या थी आपकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, और वो फ्रीक्वेंसी जिस पर आपकी एम की वैल्यू मैक्सिमम होगी तो उसे हम कहेंगे एम आर, ठीक है, यानी कि रेजोनेंट पीक। तो आई होप कि ये सभी टर्म्स आपको क्लियर हुई होंगी। तो इसी से अगर आपने जो ये इक्वेशन निकाली है कट ऑफ रेट की, ठीक है, तो यही आपकी इक्वल हो जाएगी बैंडविड्थ के। तो बैंडविड्थ इक्वल टू हो गया आपका ओमेगा सी। तो आई होप ये सभी टर्म्स आपको क्लियर हुई होंगी। ये जितनी भी टर्म्स आई हैं इनको आप लिख के एक बार याद कर लें, ताकि आपको अगर एग्जाम में इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आप स्किप ना करें, ठीक है। तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है आपका, तो उसमें पूछा क्या गया है कि डिटरमाइन करनी है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। पूछा क्या है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकालनी है, रेजोनेंट पीक एम आर निकालना है, और बैंडविड्थ निकालनी है सिस्टम की, जिसका ट्रांसफर फंक्शन आपको दिया गया है, ठीक है। तो अब आपको पता है कि इसको हम कंपेयर किसके साथ करेंगे, कैनोनिकल ट्रांसफर फंक्शन। और वो क्या होता है, कंपेयर किसके साथ करना है आपको, कैनोनिकल ट्रांसफर फंक्शन, और वो होता है ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। ये भी मैंने लास्ट टाइम आपको बताई है। अब यहाँ से आप कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन को। इक्वेशन क्या है आपकी, एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5। कंपेयर करेंगे तो ओमेगा एन स्क्वायर इज इक्वल टू 5 है, और 2 जीटा ओमेगा एन इज इक्वल टू आपका 2 है। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कीजिए, ओमेगा एन स्क्वायर इज इक्वल टू है आपका 5, तो यहाँ से ओमेगा एन की वैल्यू आपको मिल जाएगी √5 यानी कि 2.236, ठीक है, ये मिल जाएगी। और उसी के साथ साथ 2 जीटा ओमेगा एन इज इक्वल टू 2 के इक्वल आएगा यहाँ से, या आप कह सकते हैं जीटा ओमेगा एन इज इक्वल टू आ गया आपका 1 के इक्वल, ठीक है। और यहाँ से आप जीटा की वैल्यू निकालेंगे तो वो आ जाएगा 1 अपॉन ओमेगा एन, यानी कि 1/2.236, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 0.4472, ठीक है। तो अब हमसे पूछा क्या क्या गया है, सबसे पहले निकालनी है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा आर, आपने अगर फॉर्मूला पीछे ध्यान से पढ़ा है तो होता है ओमेगा आर इज इक्वल टू ओमेगा एन √1 माइनस 2 जीटा स्क्वायर, ठीक है। ओमेगा डी के लिए होता है ओमेगा एन √1 जीटा स्क्वायर, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है इस फॉर्मूले को। अब यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली जो आपकी वैल्यूज मिली हैं इनको पुट कर दीजिए, यानी कि 2.236 ओमेगा एन की वैल्यू मिली है, √1 माइनस 2, और ये है 0.4472 का होल स्क्वायर, ठीक है। और इसको आप जब सॉल्व करेंगे, आपको इतने बड़ी कोई इशू नहीं है, इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको ओमेगा आर की वैल्यू जो है वो मिल जाएगी लगभग 1.732, और इसकी यूनिट है रेडियन पर सेकंड। तो आई होप ये क्लियर आपको हुआ होगा। इजी है, कुछ नहीं है, अगर आपको पता है कि बेसिकली किससे कंपेयर करना है। दूसरा आपसे पूछा है रेजोनेंट पीक निकालना है। दूसरा आपको क्या कैलकुलेट करना है, रेजोनेंट पीक होता है आपका एम आर, और उसके भी आपने पीछे पढ़ा है वो होता है 1/2 जीटा √1 माइनस जीटा स्क्वायर। सिंपली यहाँ पर भी जीटा की वैल्यू आप रख दीजिए, तो हो जाएगा 2 इंटू वो था 0.4472
1 माइनस 0.4472 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं इजीली। तो यहाँ से भी आपका एम आर की जो वैल्यू है वो मिल जाएगी 1.25। ठीक है, तो आई होप ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। तीसरा कैलकुलेट करना था आपको बैंडविड्थ, और बैंडविड्थ आपका मैंने बताया था वो ओमेगा सी के इक्वल थी, तो ओमेगा बी कह सकते हैं इसको बैंडविड्थ के लिए। वो था फॉर्मूला ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस 2 जीटा स्क्वायर प्लस अंडर रूट ही था ना, उसके ऊपर एक पावर हाफ लगी हुई थी तो हमने उसके लिए अंडर रूट लगा दिया। यहाँ पे हो जाएगा 4 जीटा की पावर 4 माइनस था उसके बाद 4 जीटा स्क्वायर प्लस 2, यानी कि यहाँ पर साइन जो है वो अल्टरनेट है। ठीक है, ध्यान में रखना है। और आप यहाँ पे इजीली वैल्यू रखेंगे ओमेगा एन की और जीटा की, तो फिर सिंपल कैलकुलेशन है तो उसको आप सॉल्व कर सकते हैं, वो इतना बड़ा इशू नहीं है। तो आपको वैल्यू जो है वो मिल जाएगी 2.963। ठीक है, तो आई होप ये आपको ये जो न्यूमेरिकल किया है हमने ये आपको समझ में आया होगा। बिल्कुल इजी है, अगर आपको फॉर्मूलाज पता है तो आप इजीली सॉल्व उनको कर सकते हैं। एक और मैं आपको न्यूमेरिकल बता देता हूँ। इसमें आप देखेंगे तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए यूनिटी फीडबैक कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, कोई यूनिटी फीडबैक कंट्रोल सिस्टम है जिसके लिए हमें जीएस की वैल्यू दी है C/S S+C। डिटरमाइन क्या करना है हमें, C की वैल्यू को हमें डिटरमाइन करना है, जबकि आपका मैक्सिमम ओवरशूट जो है वो 40% है। ठीक है, यानी कि हम यहाँ पर टाइम डोमेन जो आपकी स्पेसिफिकेशन हमने पढ़ी थी उनको भी हम यहाँ पर इंक्लूड करेंगे। दूसरा क्या कह रहा है कि इस C की वैल्यूज़ के लिए आपको डिटरमाइन करना है रेजोनेंट पीक की वैल्यू को और रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी की वैल्यू को। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत ईजी है अगर आपको पता है। अब आपको दिया हुआ क्या क्या है यहाँ पर वो लिख लीजिए। तो GS इज इक्वल टू आपको क्या है, C/S S+C है, और एज्यूम कर लीजिए या HS इज इक्वल टू आपका 1, क्योंकि यूनिटी फीडबैक है तो HS इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है आपकी, ठीक है, वो पीछे भी हम निकालते थे, आपको पता होगा और लेक्चर्स में, वो थी 1 + GS × HS इज इक्वल टू 0 होती है। अब यहाँ पर आप वैल्यूज पुट कर दीजिए। GS हो जाएगा आपका C/S S+C, HS की वैल्यू है आपकी 1 इज इक्वल टू 0। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको ये इक्वेशन मिल जाएगी S² + SC + C इज इक्वल टू 0। अब आपको पता है कि जो आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन थी कैनोनिकल वाली वो क्या थी, S² + 2 जीटा ओमेगा एन S + ओमेगा n² इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक इक्वेशन ये मिली आपको, इक्वेशन ये मिली। इन दोनों को आप फिर से कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर करेंगे तो ओमेगा एन आपको मिल जाएगा √C, ये क्लियर हुआ होगा आपको। ओमेगा एन √C मिल जाएगा, और 2 जीटा ओमेगा एन इज इक्वल टू क्या है आपका, वो आप यहाँ से देखेंगे तो C के इक्वल है। कंपेयर कीजिए इन दोनों इक्वेशन को तो C के इक्वल है, और अगर ये C के इक्वल है तो यहाँ से आपको जीटा की वैल्यू क्या मिल जाएगी, C/2 √C, यानी कि यहाँ से आपको मिल जाएगा ऊपर √C/2। तो जीटा की वैल्यू आपको मिल गई √C/2। अब देखिए आपको दिया क्या है, आपको कहा है कि जो मैक्सिमम ओवरशूट है वो 40% है, और अगर मैक्सिमम ओवरशूट आपको 40% क्या है तो MP आपको इसका अगर फॉर्मूला पता होगा तो वो क्या होता है, MP परसेंटेज का वो होता है e⁻⁻ π/√1 - ζ², ये इसका फॉर्मूला होता है इंटू 100। तो यहाँ पर अगर MP आपका परसेंटेज में दिया है तो आप यहाँ पर लिख लीजिए इसको 0.4 हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका e⁻⁻ π/√1 - ζ²। ठीक है, अब हम दोनों साइड का क्या करेंगे, लॉग ले लेंगे, नेचुरल लॉग ले लेंगे। तो आप लॉग लेंगे 0.4 का, तो ये आपको मिल जाएगा -π/√1
1 माइनस जीटा स्क्वायर, ये आपको क्लियर है। और लॉग, नेचुरल लॉग लेंगे आप 0.4 का, तो वो होगा आपका माइनस 0.916 इज इक्वल टू माइनस 5 जीटा अपॉन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। ठीक है, अब सिंपली आपको कुछ नहीं करना, सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए आप इजीली दोनों साइड स्क्वायर कर सकते हैं अंडर रूट को स्किप करने के लिए, तो आप वो बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। तो आपको यहाँ से जीटा की वैल्यू जो है वो मिल जाएगी 0.28। ठीक है, अब जीटा की वैल्यू अगर आपको मिल गई है 0.28, तो यहाँ से आप सी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। वो आपको पता है कि जीटा आपका क्या था, जीटा इज इक्वल टू था अंडर रूट सी बाई 2। यहाँ पर आप वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट कर दीजिए तो हो जाएगा अंडर रूट सी बाई 2 इज इक्वल टू 0.28, या आप कह सकते हैं अंडर रूट सी इज इक्वल टू 0.28 इंटू 2, स्क्वायर करेंगे आप दोनों साइड का, तो आपको मिल जाएगा सी की वैल्यू मिलेगी 0.3136। ठीक है, ये सी की वैल्यू मिल गई। पहले तो आपको ये कैलकुलेट करनी थी, सी की वैल्यू मिल गई तो ओमेगा एन भी निकाल सकते हैं। ओमेगा एन इज इक्वल टू क्या था, वो था अंडर रूट सी, इसका आप अंडर रूट निकाल लेंगे 0.3136 का, तो आपको मिल जाएगा 0.56। ठीक है, अब आपको कैलकुलेट करना है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी यानी कि ओमेगा आर और रेजोनेंट पीक। तो ओमेगा आर की वैल्यू क्या थी, वो है ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस 2 जीटा स्क्वायर। ये आपको पता है फॉर्मूला होता है। अब इसमें आपको सिंपल है, ओमेगा एन और जीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ से आपको ओमेगा आर जो है वो मिल जाएगा 0.514 रेडियन पर सेकेंड। इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। उसके बाद था रेजोनेंट पीक एम आर। तो एम आर के लिए आपको फॉर्मूला पता है, वो क्या होता है 1/2 जीटा अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। अब यहाँ पे भी आप सिंपली जीटा की वैल्यू पुट करनी है और इसको सॉल्व करेंगे आप, तो एम आर की वैल्यू आपको मिल जाएगी 1.86। ठीक है, तो इस तरीके के न्यूमेरिकल आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो इसमें कुछ नहीं है, आपने देखा है सिंपली अगर आपको फॉर्मूलाज याद हैं तो आपने कंपेयर करना है कैनोनिकल फॉर्म से, और इजीली आप उस फॉर्मूला में वैल्यूज को पुट करके अपना प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा, इसी पे आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो हमें बताइए कि कैसा लगा है। पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए, लाइक करना ना भूलें, और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में। फेसबुक पेज को आप हमारे लाइक कर सकते हैं, ट्विटर पर भी फॉलो कीजिए, और सभी के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। तो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का समय शुभ रहे। थैंक यू वेरी मच।